सबसे पहले बता दूं कि अगर आप पजल्स में मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना एंड तक, ताकि आपको हर एक टिप्स का समझ आए, किस तरीके से उसे फॉलो करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए। अदरवाइज आप स्टार्टिंग में वीडियो देख तो लोगे और आधी बीच में छोड़ दोगे तो उस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब जैसे अलग अलग टाइप्स की पजल्स होती हैं तो उनको अप्रोच करने का तरीका भी अलग अलग होता है। अगर आपकी अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल सही है, आपको पता है पजल को कैसे अप्रोच करना है, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा, प्लस आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी। अब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इसके अलावा हेक्सागन, पेंटागन, किसी भी तरीके की पजल है, फर्स्टली इन पजल्स को सोल्व करने के लिए आप थ्रेड मेथड का यूज़ करो। थ्रेड मेथड से बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और आपकी स्पीड भी इंक्रीज होती है। जब सर्कुलर बेस्ड पजल बनाते हो, आपको 8 पर्सन बिठाने हैं या 10 पर्सन बिठाने हैं, तो आप इस तरीके से आप लाइन लगा के पर्सन को बिठा सकते हो। इसके अलावा अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल्स भी आती है, जिसमें आपको नहीं पता कि कितने ज़्यादा पर्सन एक लाइन में बैठे हुए हैं। इसके बाद बात करते हैं रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर की। अब इसमें क्या होता है, जैसे कॉर्नर पर पर्सन्स को बिठाया होता है तो कई बार कन्फ्यूज़न होती है। फर्स्टली जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तभी आपको समझ आएगा। अगर आपने किसी और टीचर की वीडियो देखी होगी या फिर उन्होंने इस तरीके से पर्सन्स को बिठाया होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैंने पजल्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया था तो मैं इस तरीके से पजल्स बनाती थी और जो सर्कुलर बेस्ड पजल थी उसे इस तरीके से सॉल्व करती थी। तो जब मुझे अंकुश लांबा सर के बारे में पता लगा तो सर थ्रेड मेथड से करवाते थे। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसी तरीके से पजल्स को सोल्व कर लूँगी, कोई बात नहीं, कितना कर फर्क पड़ जाएगा, 1 मिनट का पड़ जाएगा, बस कोई बात नहीं, मैं बना लूँगी पजल्स वगैरह। बट धीरे धीरे लगा कि नहीं, जब सर पजल्स वगैरह बनवाते थे या कुछ भी था तो उसमें क्या है, सभी बहुत जल्दी पजल को सोल्व कर लेते थे, बट मुझे बहुत टाइम लगता था। तो उसके बाद मैंने थ्रेड मेथड पे स्विच करा, बट वहाँ पे मेरे से एक गलती हुई। मेरा उस टाइम एग्ज़ाम था और मैंने 15 दिन पहले थ्रेड मेथड पे स्विच किया, और जब मैं एग्ज़ाम में गई तो वहाँ जाकर मेरे से थ्रेड मेथड नहीं बना। मैंने पहले इस तरीके से लाइन लगाई और पज़ल सॉल्व करना स्टार्ट किया, आधे से ज़्यादा पज़ल बन गई, एंड में जाके कन्फ्यूज़न हो गई और फिर मुझे पूरी पज़ल को कट करना पड़ा। फिर मुझे वापस से सेम एज इट इसी तरीके से पज़ल को बनाना पड़ा। वहाँ पे मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने सिर्फ 15 दिन ही प्रैक्टिस करी हुई थी, और 15 दिन किसी भी पज़ल को सीखने के लिए इनफ नहीं होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। और ऊपर से मैंने तो मेथड को स्विच करा तो मेरे लिए और भी दिक्कत आ रही थी। मैंने इस तरीके से पज़ल बनाई, क्वेश्चंस वगैरह टिक भी लगा दिए। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रीजनिंग में ये था कि मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, तो उसमें क्या था, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लगा। अब खुद देखो, मैंने एक पज़ल को कट करके दोबारा दूसरे मेथड से पज़ल बनाया तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगा, बट ये है कि मेरी स्पीड अच्छी खासी थी तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। बट आप ऐसा कभी मत करना अगर आपने पहले इस तरीके के मेथड्स को फॉलो करा है। अभी आप थ्रेड मेथड में स्विच करोगे तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करके ही जाना एग्जाम में। अगर एग्जाम के लिए टाइम कम है, आप इन मेथड्स को फॉलो कर रहे हो तो अभी इन्हीं से कर लेना। एकदम से आप स्विच करते हो तो आपको कम से कम 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस अच्छे से चाहिए होती है। देन उसके बाद मैंने अच्छे से घर आके प्रैक्टिस करी और उसके बाद नेक्स्ट जो भी एग्जाम दिए मैंने थ्रेड मेथड से ही दिए। अब आप बोलोगे कि रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर में तो कॉर्नर पे पर्सन्स को बिठाया जाता है, तो इस थ्रेड मेथड में हमें कैसे पता लगेगा। आप जो कॉर्नर पर बैठ रहे हैं उनके लिए बड़ी लाइन लगा सकते हो और जो मिड में बैठ रहे हैं उनके लिए छोटी लाइन लगा सकते हो। इस तरीके से आप अपने भी ट्रिक्स बना सकते हो कि विदाउट प्रैक्टिस ऐसा नहीं हो सकता कि आप वीडियो देख के जाओ और 1 हफ्ता प्रैक्टिस करो और बस आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, आपकी पजल में स्पीड बन जाएगी। मैंने स्टार्टिंग से लेके जब तक मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, मैं दिन में 10-10, 15-15 पजल सोल्व करती थी, इसीलिए मेरी पजल्स में स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो मोस्ट ईजिएस्ट मुझे पजल लगती थी वो थी डे बेस्ड और मंथ प्लस डेट। ये पजल्स इसलिए इजी होती है क्योंकि मान लो मई दिया है, जुलाई दिया है, सितंबर दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, पहले सितंबर लिखें या मई लिखें। आपको पता है पहले मई आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर सितंबर आएगा। इस तरीके से आप मई लिख सकते हो। मान लो यहाँ पे 2 डेट्स आ गई, उसके बाद आप आगे जुलाई लिख सकते हो, फिर आगे 2 डेट्स आ गई। इस तरीके से आप अप्रोच करोगे मंथ प्लस डेट पजल को। और डे बेस्ड भी आपकी उसी सीक्वेंस में चलेंगे जिस सीक्वेंस में हमारे डेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम थर्सडे से स्टार्ट करें या फिर हम ट्यूसडे से स्टार्ट करें, ऐसा। सो इसलिए मुझे ये दोनों पजल्स मोस्ट इजीएस्ट पजल लगती थी।
इसके बाद बात करते हैं पैरेलल लाइंस और लाइन बेस्ड मींस लीनियर पजल की। तो इसके लिए तो आपको डबल लाइन लेनी होती है और इसके लिए आपको सिंगल लाइन लेनी होती है। इसके बाद बात आती है बॉक्स पजल की। तो बॉक्स पजल में ऐसा नहीं कि आपको बॉक्स बनाने हैं, इसमें भी आप लाइंस लगा के ही सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो इसमें लाइंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है। स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ई है, बी के इमीडिएट ऊपर डी बैठा है, तो 2 बॉक्स छोड़ के नीचे ई बैठा है। इस तरीके से आप बॉक्स पजल बना सकते हो। और नेक्स्ट है फ्लोर बेस्ड पजल। इस फ्लोर बेस्ड में एक्स वाई दिए जाते हैं, सो उन पजल्स को इस तरीके से सोल्व किया जाता है। और लास्ट वेरिएबल बेस्ड हो गई पजल्स, जो कि डायरेक्शन बेस्ड हो जाती है या फिर ब्लड रिलेशन बेस्ड हो जाती हैं। थोड़ी टाइम टेकिंग पजल होती थी, सो इन पजल्स को मैं कभी भी, ये मुझे स्टार्टिंग में मिल जाए, मैं कभी भी सोल्व नहीं करती थी, चाहे वो 3 लाइन्स की पजल हो, 4 की हो, चाहे 10 की हो, क्योंकि मुझे पता है ये टाइम टेकिंग होंगी। सबसे पहले जो मुझे मोस्ट ईजीएस्ट पजल लगती थी वो डेज बेस्ड थी और मंथ बेस्ड थी, सो मैं उन्हीं को सॉल्व करती थी। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, बॉक्स पजल, सभी पजल्स काफ़ी इजी होती हैं कंपैरिजन जिनमें ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन वगैरह दी जाती है, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है। सो इन पजल्स को स्टार्ट करना तभी जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो। अदरवाइज एग्जाम में इन पजल्स को बिल्कुल भी स्टार्ट मत करना जब तक आपका पूरा एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। लास्ट में टाइम बचता है तो आप एक बार देख सकते हो। सो अभी हमने बात करी पजल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है, मीन कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने आपको लाइंस वगैरह किस तरीके से क्या करना है बता दिया है। कभी भी पजल्स को कंप्लीट रीड नहीं करना है, कभी भी नहीं। कि मान लो कि डेज बेस्ड पजल है, अब ऐसा नहीं है कि डेज बेस्ड में आप पूरे पूरे डे लिखोगे, मंडे, ट्यूसडे। अब आप हिंट के लिए लिख सकते हो, मैंने तो यहाँ पे फिर भी 3-3, 4-4 लेटर लिख दिए हैं। आप एम टी या इस तरीके से बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा आपको सही लगता है, बस आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद आपने इस तरीके से लाइंस लगा ली जैसा आपको सही लगता है। फर्स्टली कभी भी पजल को कंप्लीट रीड नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं पूरी पजल को पढ़ो, उसमें कोई ना कोई ऐसा एग्जैक्ट पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ से आप पजल को स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आप उस पजल को स्टार्ट करोगे, मान लो 7-8 लाइंस की पजल है और आपको वो पॉइंट 6 लाइन में दिया हुआ है, तो अब उससे पहले का सारा भूल जाओगे कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है। इस पॉइंट को तो लिख लोगे कि एग्जैक्ट लिखा है कि ये पर्सन इस दिन जा रहा है, बट आपको फिर से दोबारा पजल स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो कभी भी पजल को रीड नहीं करना है, कंप्लीट नहीं पढ़ना है, पजल को स्टार्टिंग से बनाना शुरू करो। अब मान लो, अब आप बोलोगे कि स्टार्टिंग से बनाना है, तो स्टार्टिंग से बनाने के बहुत केसेस लगते हैं। अब मान लो पहली लाइन ये लिखी हुई है, सी जा रहा है 1 ऑफ द डे आफ्टर थर्सडे, तो आप क्या है इस तरीके से एरो लगा के लिख लोगे, ठीक है। अब आपको नहीं पता है सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब आप सी यहाँ लिख के लाइन लगा लो, सी यहाँ लिख के लाइन लगा लो, सी यहाँ लिख के लाइन लगा लो। एक एक लाइन लगाने में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। सो ध्यान से अपनी अप्रोच को सही करके जाना कि किस तरीके से सोल्व करनी है। अब आप सी वगैरह यहाँ पे नहीं लिखोगे, 3 केसेस बन गए, आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे कोई लाइन में लिखा हुआ है कि ए जा रहा है 1 ऑफ द डे बिफोर बी, आपको नहीं पता ए कहाँ आएगा, आपको नहीं पता बी कहाँ आएगा। इसके बाद मान लो कि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ई और बी के बीच 3 पर्सन है। अब आपको नहीं पता बी ऊपर आएगा, आपको नहीं पता बी नीचे आएगा, सो आपको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता, आप साइड में लिख सकते हो। कहने का मतलब है आप साइड में पॉइंट्स को लिख सकते हो, आपको जिस भी तरीके से समझ आएगा। मैं हमेशा जो तो बिल्कुल कंफर्म चीज़ होती थी उसको तो मैं डायरेक्ट इस साइड लिख लूँगी, और जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता होता था वहाँ पे मैं ऐसे एरो लगा लेती थी कि बी ऊपर हो सकता है या फिर ई ऊपर हो सकता है, और जहाँ पे कंफर्म है कि ए बी से ऊपर होगा, सो वहाँ पे मैं एरो लगा लेती थी। अब मान लो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सी के इमीडिएट नीचे डी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म है, सो उसे मैं इस तरीके से लिखती थी कि ये दोनों इकट्ठे आएंगे। अब मान लो इस तरीके से बहुत सारी लाइंस है, अब मेरे पास पजल तो नहीं है, मैं डायरेक्ट खुद से एज्यूम करके आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से अगर लाइंस है तो आपको कैसे कैसे लिखना है। अबव है या इमीडिएट है, इमीडिएट अबव बिलो जो भी है, तो आप इस तरीके से लिखोगे। अब ये तो मैंने एज्यूम करके बताया है, मान लो कोई पजल वगैरह ऐसी हो जिसमें और भी ज़्यादा 3-4 लाइंस ऐड की गई हो। अब इसके बाद अगर ऐसा लिखा गया हो कि एफ जा रहा है संडे को, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया। मान लो ये बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन में लिखा गया हो या फिर लास्ट लाइन में लिखा गया हो, तो आपने सारे पॉइंट्स एक बार छांट के लिख लिए, तो आपको बार बार स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा, आपको बार बार पजल रीड नहीं करनी पड़ेगी। अब क्या है, इसके बाद अगर तो आपको डायरेक्ट कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जैसे कि एफ संडे को जा रहा है, तब तो ठीक है, आप यहाँ से इस पॉइंट को पकड़ लिया, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा आप उस तरीके से आप पर्सन्स को बिठाते रहो। मान लो आपको एग्जैक्ट पॉइंट पूरी पजल में नहीं मिला, ठीक है, तो आपको यहाँ से एक आइडिया है कि थर्सडे के बाद
सी है, ठीक है, तो थर्सडे के बाद 3 केस बन रहे हैं, आपने बनाने नहीं है। उससे रिलेटेड कोई और देखो साथ में, सी के इमीडिएट नीचे डी है, तो आप लास्ट संडे में सी नहीं बिठा सकते हो क्योंकि इसके इमीडिएट नीचे डी नहीं आ सकता है। सो यहाँ पे आपके सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, एक सी फ्राइडे पे बैठ रहा है और एक सी सैटरडे पे। सो आपके 2 केसेस में पजल कंप्लीट हो जाएगी। ये सिर्फ मैंने हिंट के लिए बताया है। सो फर्स्ट पॉइंट, कभी भी पजल को रीड नहीं करना है। सेकंड, हमेशा जो भी पॉइंट होंगे उनको साइड में लिख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। जहाँ से आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है कि एफ इस दिन जा रहा है या फिर जी इस दिन जा रहा है, वो आप साथ साथ पजल में लिखते रहो, जो जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहे हैं। पजल एक लाइन फर्स्ट यहाँ लिखी होगी तो 5th लाइन में जाके उसका लिंक दिया होगा कि हाँ इससे रिलेटेड, ठीक है। जो जो आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि हाँ एफ आपका संडे को जा रहा है, तो आप आगे 3 लाइन्स ऐसी है जिसका कोई लिंक नहीं है, वो साइड में आप लिखते जाओ, ठीक है। मान लो 4th लाइन में ये लिखा हो कि एफ और बी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, तो वो आप डायरेक्ट पजल में बना दो। जो पॉइंट आपको एग्जैक्ट मिलेंगे उनको आप लिखोगे, जो आप बिल्कुल श्योर नहीं हो कि कहाँ पे बिठाना है, कहाँ पे पर्सन आएगा, उसको आप साइड में लिखते जाओगे। इसका पहला प्लस पॉइंट ये होगा, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा, ना ही आपको पजल को बार बार रीड करना पड़ेगा। उस तरीके से आप पर्सन्स को बिठाते रहोगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी, आपके केसेस भी कम होते जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा केसेस में पजल को नहीं बनाओगे। कोशिश करना कम से कम केस लेके पजल बनाओ। सो इस तरीके से आप पजल को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपकी अप्रोच सही होगी तभी आपका टाइम कम लगेगा पजल को सॉल्व करने में और एक्यूरेसी भी रहेगी। एक और चीज़, पजल की एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना। अगर आपने 7 लाइन की पजल है, कोई एक लाइन बीच में स्किप कर दी तो आपकी पूरी की पूरी पजल गलत हो जाएगी, आपको फिर दोबारा से पजल को रीड करना पड़ेगा। सो एक एक पजल को ध्यान से पढ़ना, ये सोच के कि मैंने सिर्फ एक बार ही पजल को पढ़ना है, वापस से इस पजल को नहीं देखना है। सो उसी तरीके से आप आगे पजल को सॉल्व करना। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हो। जो मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम फॉलो करती थी वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आप एक बार इस तरीके से स्टार्ट करो पजल को सोल्व करना। कम से कम 10 से 15 दिन अच्छे से लगाओ। एक दिन में 15-15, 10-10 पजल को सोल्व करो। आपकी खुद ब खुद स्पीड इंक्रीज होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।